नमस्कार, हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे एचएमबीपी एक जो नया वायरस आया है इसके बारे में। क्या कितना खतरनाक है, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए और इसके अलावा आईसीयू क्यों ज़रूरी है, आईसीयू की उपयोगिता क्या है, लोगों में इसको लेकर के भ्रम क्यों है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है शहर के जाने माने क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मिश्रा जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल जो एचएमबीपी को लेकर के है कि एचएमबीपी है क्या, पहले कितना खतरनाक है, ये सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखिए, HMPV का जो फुल फॉर्म है वो राजीव है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, राइट। अगर इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली ब्रेक करें तो ह्यूमन मतलब ह्यूमंस जो ह्यूमन में होता है, और न्यूमो मतलब जो निमोनिया करा सकता है या जो लंग्स रेस्पिरेटरी पाथवे को इफेक्ट करता है, और इट्स अ वायरस। सो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक कॉमन कोल्ड की तरह एक वायरस है जो करीब पिछले 25-30 सालों से सोसाइटी में पाया जा रहा है। मेनली बच्चों में देखा गया है, right? ये बच्चों में नॉर्मली कॉमन कोल्ड की तरह काम करता है, इफेक्ट करता है। बट लेटली अभी चाइना में ये पाया गया है कि ये अदर देन बच्चों या एल्डरलीज में भी पाया गया है, और ये उन लोगों में थोड़ा सीरियस साबित हुआ है जिनकी इम्यूनिटी खराब है। ये कौन लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी खराब है? ये वो लोग हैं जो न्यूबॉर्न्स हैं, जो एल्डरलीज हैं, जिनको पहले से किसी तरह की इम्यून डिफिशियंसी या क्रोनिक लिवर फेलियर के पेशेंट्स, क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स, मेलिग्नेंसी के पेशेंट्स। तो इन लोगों में नॉर्मली ये एक कॉमन फ्लू की तरह रहेगा, बट इन लोगों में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सीरियस भी हो सकता है। सीरियस होने का मतलब है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत स्मॉल परसेंटेज में, जिसका डेटा अभी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, बहुत स्मॉल परसेंटेज में ये एक्चुअली जानलेवा भी हो सकता है जी। ना। अगर हम बात करें कि जानलेवा कितना जानलेवा है, तो स्पेशली अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हैं, तो अगर 0.001% में भी ये घातक हो गया तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसके आगे खुद ब खुद बढ़ूं और कहूं कि हमको क्या सावधानी बरतनी जी चाहिए, जी जी। which I think is what people would like to know. कॉमन कोल्ड है, जिस तरीके से किसी भी कॉमन कोल्ड में आप एक दूसरे से बच के रहते हैं, घर में ही अगर किसी को फ्लू हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया, तो हम एक थोड़ी सी दूरी मेंटेन करते हैं, नाक कवर करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो उसी तरीके से हमको दूरियां मेंटेन करनी है। कॉमन जो प्रिकॉशंस हैं, फेस कवर करना है, नोज कवर करना है, हैंड वॉश करना है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो वल्नरेबल लोग हैं, जो हाई रिस्क पीपल है, जैसे मैंने कहा कि बच्चे, एल्डरलीज, पीपल विथ इम्यूनो डेफिशिएंसीज, इनको भीड़ भाड़ से बचा के रखिए। और यही प्रिकॉशन। जी, अगर बात करें कि सावधानी की, तो आम लोग तो अपने स्तर से सावधानी बरतने, सरकार को इस पर क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी डिजीज़ जब तक लोकलाइज्ड है तब तक तो हैंडल हो जाता है लोकल स्तर पे, लेकिन अगर ये एक मेगा एपिडेमिक की तरह फैलता है, राइट, तो गवर्नमेंट हैज़ अ बिग बिग रोल टू प्ले। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सरकार को करना चाहिए, या जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है मेरी नज़र से, वो है कि अवेयरनेस फैलाने की। गवर्नमेंट को वेरी एग्रेसिवली ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ये एक कॉमन कोल्ड है, ये कॉमन फ्लू की तरह रहेगा, इसमें पैनिक ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि एक बड़ा सा पैनिक हो। हमने कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा, कोरोना बैड को फेज से हम लोग गुजरे हैं, राइट। एक अननेसेसरली पैनिक नहीं होना चाहिए। वो अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाने का काम सरकार का होता है, और क्योंकि सरकार के पास सबसे ज़्यादा क्षमता है वो करने की, नंबर वन कि पैनिक ना करें। नंबर टू, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो एट हाई रिस्क लोग हैं, उन लोगों में क्या प्रिकॉशंस लेना है, जैसे मैंने कहा, डिस्टेंस मेंटेन करना है, फेस कवर करना है, हैंड वॉश करना है। अवेयरनेस एट दिस लेवल इज, आई थिंक, ओनली थिंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। बहुत अच्छा बात, आप लगातार हम लोगों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। लेकिन एक चीज़ और लेंगे कि जैसे कि आप, सर्द का मौसम चल रहा है, कोल्ड भी है, मौसम आते जाते ये लोगों को बड़ा बीमार करता है, लेकिन हल्की सर्दी खांसी तो सामान्य दवाओं से ठीक हो जाती है। लेकिन
आईसीयू में जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, वजह क्या है और कौन लोग ये जाते हैं जो आईसीयू में तत्काल ही चले जाते हैं? देखिए, अगर हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात करें तो अभी इंडिया में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हार्डली 3-4 ही हैं, ठीक है। तो उसके लिए एब्सोल्युटली पैनिक करने पानी की की जरूरत जरूरत जी। दूसरी बात कि यस, विंटर्स में आईसीयू एडमिशन्स बढ़ जाते हैं। अब इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। कॉमन कोल्ड एक बहुत कॉमन है, सर्दियों में हम सबको सर्दी लगती है, सबको सर्दी जुकाम फ्लू होता है, लेकिन कुछ लोग आईसीयू तक पहुंचते हैं। अगेन वही मेजॉरिटी वो लोग हैं जो एल्डरली हैं, जो एकदम न्यू बॉर्न है। देखिए, इसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक है, मैं चाहूँगा कि जी समझने के एकदम लिए। हम चाहेंगे भी सर। जो न्यू बॉर्न है उनके शरीर की अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है नेचुरली। जो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, तो वो साल 2 साल 3 साल लगता है कि इम्यूनिटी डेवलप होने में, right? तो उनके डेवलपिंग फेज में अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, छोटा भी माइनर भी, तो उनके लिए घातक हो सकता है, राइट। तो इसलिए न्यू बॉर्न्स के एडमिशन्स बढ़ जाते हैं। जो एल्डरली हैं 70 प्लस, उनकी इम्यूनिटी 70 सालों के बाद अब धीरे धीरे कम कमजोर होने हो लगी है। जाती है। जी ये सब नेचर का डिवीजन, मतलब डिजाइन और डिजाइन प्लानिंग और है, प्लानिंग है जी। right? उनकी इम्यूनिटी कम होने जाती है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एट रिस्क हो जाते हैं। इसके अलावा जो बीच में लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कैंसर के मरीज हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स जिनको लेना पड़ता है, ये लोग एक्टिवली इम्यून डेफिशिएंट होते हैं। जी तो इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा आईसीयू एडमिशन्स में बदलती है विंटर्स के मौसम में। जी। एक चीज़ और सवाल, जब आईसीयू की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो आईसीयू को लेकर के बड़ा भ्रम है लोगों में। उनको लगता है कि आईसीयू का मतलब मरीज गया यानी जब फिर वो लौट करके नहीं आ पाएगा, या वेंटिलेटर पे चला गया तो अब तो सेवा समाप्त है। तो क्या भ्रम है और कहाँ तक मतलब इसका प्रोटोकॉल है जिसका पालन करते हैं डॉक्टर? देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी करना चाहूँगा। आईसीयू एक इलाज करने की जगह है। जो मरीज नॉर्मल ओपीडी बेसिस पे या वार्ड्स में जिनकी इलाज संभव नहीं है या जिनको उनसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उनको आईसीयू में हम डालते हैं, राइट। तो पहला भ्रांति मन से ये निकालना चाहिए कि आईसीयू में गया तो गया। नो, आईसीयू में गया इसका ये मतलब है कि आपका मरीज ज़्यादा बीमार है, उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आईसीयू का फुल फॉर्म भी जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट है, राइट। तो हमको केयर का लेवल को बहुत हाई करना होता है। इसलिए नहीं कि वो मर रहा है, अब मर ही जाएगा इसलिए आईसीयू में है। इसलिए कि वो सीरियस है और उसको बचाना है तो आईसीयू में डालना है। तो आईसीयू एक ट्रीटमेंट की जगह है, ना कि एक मरने वालों की जगह है। यस, ऑब्वियसली आईसीयू में वही लोग भर्ती होते हैं जो सीरियसली बीमार होते हैं। काफ़ी लोग बचेंगे, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली नहीं बचेंगे। तो इसलिए एक मन में भावना पैदा होती है कि आईसीयू में गया तो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीयू में गया तो गया एकदम ही गलत बात है। आईसीयू में जाने का मतलब है कि आपके मरीज का इंटेंसिव ट्रीटमेंट होगा और उसके ऊपर बहुत जोरदार रूप से, बहुत एग्रेसिव रूप से काम किया जाएगा, डॉक्टर्स, नर्सेज, दवाइयाँ, फार्मासिस्ट सबकी तरफ से। तो ऑब्वियसली उसके बचने के चांसेस इंप्रूव करेंगे आईसीयू में जाने के बाद। वेंटिलेटर वाली बात हम बता रहे हैं सर कि वेंटिलेटर के मतलब लोग बोलते हैं कि वापस लौट के आना मुश्किल है, क्या ये सही है या फिर लौटते भी लोग हैं? राजीव, मैं आज करीब 25 साल से इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर कर रहा हूँ। आई बीन फॉर्चुनेट कि मुझे करीब 7 साल इंग्लैंड में भी काम करने का मौका मिला, और उसके बाद करीब 15-17 साल से मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, स्पेशली रांची में ही कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अवेयरनेस का है, और जो आज आपने मौका दिया है प्रभात खबर के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें। वेंटिलेटर एक जान बचाने की मशीन है। वेंटिलेटर एक मरे हुए आदमी पे नहीं लगाया जाता है। वेंटिलेटर एक आदमी जो बहुत बीमार है, उसको बचाने का एक प्रोसेस है, उसको बचाने में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जी। हम वेंटिलेटर ना लगाएं, मरीज नहीं बचेगा। हम वेंटिलेटर लगाएं, 10 में से 6 मरीज बच जाएंगे। सो वेंटिलेटर एक जान बचाने की मशीन है जी, राइट। यस, वेंटिलेटर पे साधारण मरीज नहीं जाएंगे, जो बहुत क्रिटिकली इल है वही वेंटिलेटर पे जाएगा, और 10 में से 10 के 10 वापस लौट के नहीं आएंगे।
लेकिन 7, 8, 9, 6, 7 लौट के आएंगे, राइट। तो हमको इसको इस नज़र से देखना है कि जो 10 लोग शायद नहीं बचते, उसमें से 6 लोग बच के आ रहे हैं। जी तो वेंटिलेटर एक जान बचाने की मशीन है, ना कि जान लेने की मशीन है। जी। और एक चीज़ और लोगों में बड़ा भ्रम रहता है कि या आप बता पाएंगे कि आखिर में इतना खर्चीला क्यों है? एक दिन में 60,000, 70,000, 80,000 तक का खर्च क्या जायज़ है, और या वो सही में लगता है उतना खर्च? देखिए, अगर हम दो आपके सवाल के दो पहलू हैं, एक जायज़ और दूसरा कि क्या इतना खर्च होता है। इतना खर्च हो हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, ठीक है, ये प्रोबेबली जायज़ नहीं है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खराब है, इसीलिए शायद 70,000 रुपया जायज़ नहीं है। अगर हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्वीडन की तरह और यूरोप की तरह हो जाए तो ये 70,000 रुपया बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो बड़ा जायज़ हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा पैसा हो जाएगा, राइट। तो ये कंपेरेटिव है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वैसा नहीं है। बची बात कि क्या इतना खर्च होता है, राइट। देखिए, जब क्रिटिकली इल पेशेंट है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सब मेडिसिन, इन सब टेक्नोलॉजी, इन सब मशीनों का पेटेंट्स है, जो कंपनियां इनको बनाती हैं, उन्होंने अपने, वो जानते हैं कि ये लाइफ ट्रीटमेंट से इन्वॉल्व है, राइट। तो उन्होंने अपने कॉस्ट को बढ़ा के रखा है, right? और हमारे पास एज ए डॉक्टर, एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कॉस्ट तो हम मरीज पे ही ट्रांसफ़र करेंगे जी, और कोई ऑप्शन नहीं है उसका, राइट। तो लेकिन अगर उन मशीनों का, उन दवाइयों का इस्तेमाल ना किया जाए, तो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। और ऑब्वियसली कॉस्ट इस कारण से बढ़ता है कि जो दवाइयाँ हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मशीनें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हाईली एक्सपेंसिव हैं, और वो सिर्फ एक लेवल, एक हॉस्पिटल के लेवल पे कंट्रोल नहीं है। ये एक बड़ा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा बड़ा गेम प्लान है, बट ये बड़ा एक चेन है, right? जो दवाइयाँ हमारे पास तक आती हैं कंपनियों से, उसके एक रेट फिक्स्ड है। जो इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, जो रिएजेंट्स, जो मशीन्स हम खरीदते हैं, उनके रेट फिक्स्ड है। इवेंचुअली दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर, राइट। तो इसके लिए सिर्फ अस्पताल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उस लेवल से लेके पूरी सरकार तक, पूरी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है कि ये कॉस्ट उतना क्यों है। बची बात, अगर आप इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि बहुत सारे जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, सरकार ने उसको एक पॉलिसी बनाई है, DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और समथिंग ऑफ दैट, राइट, जिसमें इस तरह की दवाइयों का उन्होंने कॉस्ट को फिक्स कर दिया है। तो आज वो दवाइयाँ जो पहले बहुत महंगी होती थी, उनका रेट ड्रॉप कर गया है। So certainly सरकार has intervened to bring the cost of ICU care down, but सरकार को फर्दर इन चीज़ों पे भी काम करना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ केयर भी एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री की तरह ही चलेगा एट द एंड ऑफ द डे। उसमें जो नर्सेज, जो डॉक्टर्स काम करते हैं, वो सेवा की भावना रखेंगे तो भी वो अपना मैनुअल लेबर सेवा का दे सकते हैं, बट जो इंडस्ट्री का कॉस्ट है वो तो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जी, एक चीज़ और आपने ठीक ही कहा कि मतलब एक इंडस्ट्रीज का रूप ले चुका है ये मेडिकल साइंस, तो उसके हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चलिए इतनी बातें तो हो गई, HMBP पे भी हम लोगों ने बात नहीं की, ICU केयर पर भी बात की, एक ऐसा मतलब सुझाव आपसे चाहेंगे, एक मैसेज चाहेंगे कि हम लोग स्वस्थ रहें, ठीक है, और आपके पास आने की ज़रूरत कम पड़े, तो क्या वो सुझाव होगा सर? देखिए राजीव, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं जनता से रूबरू होकर कुछ सुझाव दे सकूं। देखिए, मेरा सजेशन आप सबों को ये है, एक तो जो नॉर्मल हमको दादी दादा नाना नानी ने सिखाया है कि जल्दी उठें, जल्दी सोएं, स्वस्थ भोजन करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, हेल्दी फूड्स खाएं। बट इनके अलावा जब डॉक्टर की बात उठती है, किसी भी इलनेस को
चाहे वो बुखार हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो खांसी हो, अगर वो 3-4 दिन से ज़्यादा आपके नॉर्मल ट्रीटमेंट में आपका होम ट्रीटमेंट भी हो सकता है, आपके पड़ोस के डॉक्टर साहब जो आपको दवाइयाँ देते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन अगर 3-4 दिन में कोई आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है या सेटल नहीं आती है, उस समय प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। प्लीज़ विजिट अ स्पेशलाइज्ड सेंटर, क्योंकि हो सकता है आप उन अनफॉर्चुनेट लोगों में से हों जिसमें कोई प्रॉब्लम बढ़ रही होगी, और अगर ये आपने लंबा समय घर में बिता दिया तब ऐसे लोग पहुंच जाते हैं आईसीयू में जी। लेकिन अगर अर्ली हेल्थ केयर सीख किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 70% ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो एट एन अर्ली स्टेज इन वार्ड लेवल, ओपीडी लेवल, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में कंट्रोल किए जा सकते हैं। एक दूसरा चीज़ मैं बड़ा और इम्पोर्टेंटली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी, एज अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ मीडिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह के इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं। बट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो बड़े शहर हैं उनके जो बड़े हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 80% ऑफ हेल्थ केयर बर्डन इज ऑन देम, राइट? सिर्फ 20% बर्डन शेयर होती है रेस्ट ऑफ द स्मॉलर हेल्थ केयर यूनिट से। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल पीपल, एज अ मीडिया पीपल, एज अ गवर्नमेंट हम इस पे काम करें कि वो जो पेरिफेरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और उत्तीर्ण क्वालिटी की हो, और वो 20% बढ़ के 40%, 50% जाए तो हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और समाज में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, जो महंगे दर हो जाते हैं, अगर 10 ही अस्पताल पे सारा लोड होगा, ऑब्वियसली अस्पताल महंगे हो जाएंगे, लेकिन अगर 100 अस्पताल पे होगा तो मैं कम महंगा होगा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को भी करने की ज़रूरत है ना। ऑब्वियसली राजीव, मैं समझता हूँ आप लोग जैसे लोग ही इसको इम्पोज करा सकते हैं। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। एचएमबीपी पर भी हमने बात की, हमने वेंटिलेटर आईसीयू की उपलब्धता, उसकी ज़रूरत पर बातचीत की, अपने को कैसे हम स्वस्थ रखें इस पर भी बातचीत की। इन तमाम बिंदुओं पर डॉक्टर साहब ने बखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया और आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।